तो आज हम बात करने वाले हैं जीनोमिक्स और सटीक चिकित्सा पर, और ये भी कि कैसे अब देखिए पाइथन कोड जो है वो स्वास्थ्य सेवा में एक तरह की क्रांति ला रहा है। हाँ बिल्कुल। अब वो जमाना जा रहा है कि एक ही दवा सब पर काम करेगी। हाँ, वही वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका। अब तो इलाज मतलब हर व्यक्ति की अपनी जेनेटिक बनावट के हिसाब से हो रहा है। एग्जैक्टली ये सारी जानकारी जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये हमें डॉक्टर चिन्मय पाल के एक लेख से मिली है, जीनोमिक्स और सटीक चिकित्सा, पाइथन की भूमिका। अच्छा लेख है। हाँ, तो हमारा मकसद बस यही है कि इस लेख के जरिए समझें कि ये बदलाव आखिर है क्या जी। और इसमें पाइथन कहाँ फिट बैठता है। जी। चलिए तो शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये जो सटीक चिकित्सा या प्रिसिजन मेडिसिन कहते हैं, ये असल में है क्या? मतलब पुराने तरीकों से कितना अलग है ये? देखिए, प्रिसिजन मेडिसिन का सीधा मतलब है कि इलाज या बचाव के जो तरीके हैं ना, जी, उनको हर व्यक्ति के हिसाब से ढालना। हर व्यक्ति के हिसाब से मतलब उसकी जेनेटिक प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह के माहौल में रहता है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, इन सबको ध्यान में रखकर। सवाल बस ये है कि कौन सा तरीका किस इंसान के लिए बेस्ट काम करेगा और क्यों। अच्छा, तो ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक पूरा नजरिया है, पर्सन सेंट्रिक। बिल्कुल, व्यक्ति केंद्र में है। ठीक है, तो ये सिर्फ थ्योरी तो नहीं होगी, मतलब असल दुनिया में इसके कुछ इस्तेमाल एप्लीकेशंस भी होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल हैं, कई जरूरी एरियाज में। एक बहुत बड़ा उदाहरण है डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस। डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस। हाँ, मतलब किसी व्यक्ति का जो डीएनए कोड है उसे पढ़ना और उसमें खास जीन्स या उनमें जो बदलाव आ गए हैं, मतलब म्यूटेशंस, उनको पहचानना। और इसमें पाइथन कहाँ आता है? यहीं पर पाइथन की कई लाइब्रेरीज हैं, जैसे बायोपाइथन, वो बहुत काम आती हैं। वो इस जेनेटिक डेटा को पढ़ने और समझने में मदद करती हैं, जैसे फास्टर फाइल्स होती हैं। हाँ, सुना है। और जिनमें जेनेटिक सीक्वेंस स्टोर होता है, जी। उनको प्रोसेस करने में ये टूल्स मदद करते हैं। अच्छा, तो मतलब पहला स्टेप हुआ डीएनए को पढ़ना। बिल्कुल। फिर क्योंकि सिर्फ पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा ना? सही कहा, बिल्कुल सही। अगला कदम है म्यूटेशन की भविष्यवाणी करना। यानी मतलब मान लीजिए डीएनए में कोई बदलाव मिला, जैसे एसएनपी होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी डीएनए कोड में बस एक लेटर का फर्क। हाँ बिल्कुल। अब ये जानना जरूरी है कि इस छोटे से बदलाव का सेहत पर असर क्या होगा। क्या ये नुकसान कर सकता है या ये बस एक सामान्य वेरिएशन है? ये अहम सवाल है। यहीं पर मशीन लर्निंग का रोल आता है। पाइथन में जैसे स्काईकिटलान है, टेंसरफ्लो है, इनकी मदद से ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं जो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये म्यूटेशन हानिकारक है या नहीं। अरे वाह! इससे हमें किसी बीमारी का जो पर्सनल रिस्क है वो समझने में मदद मिलती है। हाँ? और वो भी काफी पहले। कमाल है, मतलब भविष्य की बीमारियों का अंदाजा पहले से लग सकता है। और क्या क्या इलाज चुनने में भी ये मदद करता है? हाँ बिल्कुल, वही तो है व्यक्तिगत उपचार योजना या पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग। अच्छा। जैसे मान लीजिए कैंसर का मामला है, अगर किसी की जीनोमिक प्रोफाइल में BRCA1 या KRAS जीन में कोई खास म्यूटेशन मिलती है, हाँ, ये नाम सुने हैं। तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि कौन सी थेरेपी ज्यादा असरदार होगी। मतलब बिल्कुल टारगेटेड इलाज। अच्छा, टारगेटेड थेरेपी। और एक और फील्ड है फार्माकोजीनोमिक्स। फार्माकोजेनोमिक्स, ये क्या है? इसमें यह समझा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीन्स जो हैं वो दवाओं पर कैसा असर डालेंगे। मतलब एक दवा किसी पर ज्यादा असर करती है, किसी पर कम। हाँ, होता है ऐसा। तो ये जीन्स पर निर्भर कर सकता है। इससे वो ट्रायल एंड एरर वाला चक्कर कम हो जाता है, सही दवा सही डोज में दी जा सकती है। ये तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है सुनने में। और आपने पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज बताई, बायोपाइथन, स्काईकिटलर्न, टेंसरफ्लो, क्या कुछ और खास टूल्स हैं जो इस काम में मदद करते हैं? हाँ, पाइथन का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, वो यहाँ बहुत मजबूत है। जैसे नमपाई लाइब्रेरी है। नमपाई, हाँ, डेटा साइंस में काफी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, तो जीनोमिक्स में डेटा बहुत बड़ा होता है। नमपाई उसे संभालने और उस पर गणितीय काम करने के लिए एकदम सही है। बायोपाइथन तो है ही सीक्वेंस एनालिसिस के लिए। और जहाँ पैटर्न बहुत जटिल हों, वहाँ मशीन लर्निंग के लिए साइकिटलर्न और डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जैसी टूल हैं। ये मॉडल्स मुश्किल पैटर्न्स को पहचान सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये असल में वो औजार हैं जो वैज्ञानिकों को इतने सारे डेटा में से मतलब निकालने में मदद कर रहे हैं। एग्जैक्टली, टेराबाइट्स डेटा में से काम की जानकारी निकालना। तो इसका सीधा असर मरीजों पर कैसे पड़ रहा है? कुछ असली दुनिया के उदाहरण दे सकते हैं? जरूर जरूर। जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है द कैंसर जीनोम एटलस या TCGA। TCGA, हाँ,
इसने हजारों कैंसर मरीजों का जीनोमिक डेटा एनालाइज किया है। इससे कैंसर की समझ और उसके इलाज में बहुत सुधार हुआ है। अच्छा। और हम सब ने शायद 23andMe या एंसेस्ट्री डीएनए जैसी कंपनियों के बारे में सुना होगा। हाँ, वो जो घर बैठे जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। वही, वो सीधे लोगों को उनकी जेनेटिक जानकारी और कुछ हद तक स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में बताते हैं। और अगर टेक्निकल लेवल पर देखें तो गूगल का डीप वेरिएंट जैसा टूल है। डीप वेरिएंट? हाँ, ये मशीन लर्निंग इस्तेमाल करके जीनोम सीक्वेंसिंग को और ज्यादा सटीक बनाने में मदद करता है। समझ गई। ये सब तो बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन डॉक्टर पाल के लेख में क्या कुछ चुनौतियों का भी जिक्र था? क्योंकि इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है तो कुछ मुश्किलें भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल। लेख में कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दिलाया गया है। जैसे एक तो है डेटा प्राइवेसी। हाँ, ये तो है। जेनेटिक डेटा तो बहुत ही निजी होता है। बहुत सेंसिटिव, तो इसकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। फिर है व्याख्या की चुनौती, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल ने कोई नतीजा दे दिया, पर वो उस नतीजे पर पहुंचा कैसे, ये समझना खासकर डॉक्टरों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वो ब्लैक बॉक्स वाली समस्या। कुछ वैसा ही। फिर डेटा में विविधता की कमी भी एक इशू हो सकता है। अगर डेटा एक खास तरह की आबादी से ही लिया गया है, तो मॉडल शायद दूसरों पर उतना अच्छा काम न करे। ये भी जरूरी पॉइंट है। और आखिर में, इतने बड़े डेटा को संभालना, उसके लिए कुशल और स्केलेबल सिस्टम चाहिए। मतलब ऐसे एल्गोरिदम जो बड़े डेटा पर भी तेजी से काम करें। सही। तो ये वो पहलू हैं जिन पर अभी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, लगातार काम चल रहा है इन पर। समझ गए। तो कुल मिलाकर देखें, डॉक्टर पाल के लेख से ये साफ है कि हेल्थ केयर जो है वो अब डेटा पर आधारित, जीनोम पर आधारित और एआई की मदद से चलने वाली दिशा में जा रहा है। हाँ, और पाइथन इस पूरे बदलाव में एक अहम रोल निभा रहा है। ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए मतलब नई ही संभावनाएं खोल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। कि जब हमारे पास जीनोमिक्स के आधार पर विश्लेषण और भविष्यवाणी करने की इतनी ताकत आ रही है, तो भविष्य में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सिर्फ इलाज चुनने से आगे क्या हो सकता है? जैसे शायद बीमारियां होने से पहले ही उनकी रोकथाम की रणनीतियां बनाना। हाँ। या फिर हमारी जो जेनेटिक प्रवृत्तियां हैं उनके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल में बिल्कुल सटीक बदलाव करना। वाह, ये तो बहुत आगे की बात है। हाँ, और ये भी सोचना होगा कि हम अपनी कितनी निजी जेनेटिक जानकारी जानने या फिर दूसरों के साथ साझा करने में सहज होंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल।